चलो पे अटेंशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिपॉजिट्स. चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिपॉजिट्स. ठीक है. नाउ सबसे पहले व्हाट इज डिपॉजिट्स? सर डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ डेब्ट कैपिटल. डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ लोन कैपिटल. ठीक है, बोरोड कैपिटल या फिर ओड कैपिटल. अगर ये सब अगर नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब जो डिपॉजिट होल्डर है वो कौन है सर? क्रेडिटर है. और क्रेडिटर को समय समय पर क्या दिया जाता है सर? इंटरेस्ट. पक्का? इतनी बातें क्लियर है. अब बात करते हैं डिपॉजिट्स किससे लिया जाता है. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, फ्रॉम पब्लिक. पहला क्या है सर? फ्रॉम मेंबर्स. क्या है सर? फ्रॉम मेंबर्स. यानी मेंबर्स से अगर आप लेने का सोच रहे हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है. कितने? 3. पहला कौन सा ऑप्शन है? प्राइवेट कंपनी. दूसरा कौन सा ऑप्शन है? पब्लिक कंपनी बट अदर देन एलिजिबल कंपनी. अदर देन एलिजिबल कंपनी. और थर्ड है सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी. ऐसे 3 अलग अलग तरीके के क्या है फ्रॉम मेंबर्स के अंदर कैटेगरीज है. अगर आप पब्लिक से लेना चाहते हो, किधर से सर? पब्लिक से, तो आपके पास कितने ऑप्शन है सर? 2. एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी और दूसरा क्या है सर? गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, पक्का. अब डिटेल में देखते हैं एलिजिबल एग्जैक्टली क्या कहता है. पहला, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है कि अगर जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मालूम है आपको मिनिमम कितने लोग होते हैं सर? 2. और मैक्सिमम कितने लोग होते हैं सर? 200. यानी अगर प्राइवेट कंपनी का कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी जैसी कोई कंपनी अगर मार्केट में कोई किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट्स, ठीक है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर रेज करना चाहती है तो इन दैट केस वो सिर्फ कितने लोगों तक जा सकते हैं सर? 200. तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर्स, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए सर? 200. समझा? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अप टू द मेंबर ऑफ 200. कितने तक सर? 200. मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर? 200. ठीक है, क्योंकि उनकी मेंबरशिप लिमिटेशन ही कितनी है? 200 मेंबर्स की है. कितनी है? 200 मेंबर्स की. क्लियर है क्या? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए. नाउ कम टू पब्लिक कंपनी. बट ये कौन सी कंपनी सर? अदर देन एलिजिबल कंपनी. अब अदर देन एलिजिबल कंपनी क्या कहता है कि भाई कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स. मेंबर ऑफ डायरेक्टर यानी मेंबर या डायरेक्टर दोनों में से किधर से भी वो क्या कर सकते हैं सर? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन जब मैं बात करता हूं एलिजिबल पब्लिक कंपनी की, तो ये क्या बोलते हैं? ये मेंबर्स से और पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं. देखो ध्यान दो, पब्लिक कंपनी 2 पार्ट में डिवाइड है. एक एलिजिबल, एक नॉट एलिजिबल. जो एलिजिबल कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड मेंबर. मेंबर एंड पब्लिक, मेंबर और पब्लिक. बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है अदर देन एलिजिबल, ठीक है, वो कहां से ले सकते हैं? मेंबर और डायरेक्टर. मेंबर और डायरेक्टर. क्लियर है क्या? पहले वापस बोला, पब्लिक कंपनी एलिजिबल कंपनी को छोड़कर वो कहां से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी? मेंबर से और डायरेक्टर से. और जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो कहां से करेगी सर? मेंबर से और पब्लिक से. क्लियर है क्या?
प्राइवेट कंपनी कहां से एक्सेप्ट करेगी सर? मेंबर से, डायरेक्टर से, या रिलेटिव ऑफ मेंबर और डायरेक्टर, ऐसा। और पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी में क्या आएगा? मेंबर और डायरेक्टर। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी में कौन आएगा? मेंबर और पब्लिक। सिंपल। अब एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसका नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ 100 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जो टर्नओवर है, क्या बोला बेटा? जो टर्नओवर है, इट शुड नॉट बी लेस देन 500 करोड़। नेटवर्थ 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, है ना। नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़, यानी 100 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ होना चाहिए। और टर्नओवर 500 करोड़ का से ऊपर होना चाहिए। एंड which has obtained prior approval of the shareholder through the special resolution for accepting public deposit. नेटवर्थ 100 करोड़ का, नेटवर्थ कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। और जो टर्नओवर है वो कितने करोड़ का चाहिए? 500 करोड़ का। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का। ये दोनों के साथ साथ क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर का। किसका अप्रूवल चाहिए सर? शेयर होल्डर का। विदाउट अप्रूवल आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? दो चीजें बोला बेटा। पहला क्या, ठीक है, आपको तीनों के कैटेगरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है प्राइवेट कंपनी में डिपॉजिट हम किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मेंबर से, डायरेक्टर से और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर से। एलिजिबल पब्लिक कंपनी में मेंबर और पब्लिक से, और नॉट एलिजिबल पब्लिक कंपनी में मेंबर और डायरेक्टर से। ठीक है। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी के एलिजिबिलिटी क्या है? दो चीजें, नेटवर्थ और टर्नओवर। नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, नॉट लेस देन 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब 100 के ऊपर। और जो टर्नओवर है 500 करोड़ के ऊपर, उसके साथ साथ अप्रूवल लगेगा किसका? शेयर होल्डर का। क्लियर है क्या? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। उसके बाद आ जाओ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। टर्म्स एंड कंडीशन। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिसके अंदर कंपनी की कितनी होल्डिंग्स होनी चाहिए? 100 करोड़ के ऊपर, सॉरी 51% से ज्यादा जिस कंपनी के अंदर होल्डिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ध्यान दो। पहला क्या दिया सर? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोला बेटा? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। क्लियर है? अब अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना? अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है सर? प्राइवेट कंपनी है। दरवाजा बंद करना। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो नॉट मोर देन 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। वापस बताओ, अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट, तो आपकी कंपनी का जितना भी नेटवर्थ है, क्या बोला बेटा? आपकी कंपनी का कितना भी क्या है? नेटवर्थ है, उस नेटवर्थ का 100%, कितना? 100% आप क्या कर सकते हो? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। समझा? नॉट मोर देन 100% मतलब आपकी कंपनी का नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व, शेयर कैपिटल और रिजर्व, शेयर कैपिटल और रिजर्व, उसका 100% ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो, वो भी कौन सी? अदर देन एलिजिबल, तो नॉट मोर देन 100% ऑफ पेड अप। सेम प्राइवेट के लिए भी 100%, पब्लिक लिमिटेड अदर देन एलिजिबल के लिए भी। बट अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, तो मेंबर से 100%, मेंबर से कितना? 100%, और पब्लिक से 25% ले सकते हो। वापस ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है प्राइवेट कंपनी में कितना सर? 100% ऑफ, 100% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो प्राइवेट कंपनी में 100%, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल में 100%, एलिजिबल में 100 फ्रॉम मेंबर और 25% फ्रॉम पब्लिक, और गवर्नमेंट कंपनी में 35% आता है। कितना आता है सर? 35%। क्लियर है? कहाँ 10% दिया बेटा? नहीं, 25 है। ठीक है, नॉट मोर देन 100% ऑफ द पेड अप। क्लियर है क्या? ये जो शॉर्टकट है वो याद रखो, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कितना डिपॉजिट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वापस से अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 4 लाइन में आंसर लिखना है। फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे कैन एक्सेप्ट 100% ऑफ
पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज शुड बी इक्वल टू, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शुड इक्वल टू या नॉट मोर देन, नॉट मोर देन मतलब 100% से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते, 100 के अंदर चलेगा, है ना। तो 100% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल में क्या आएगा 100%, एलिजिबल में क्या आएगा 100% फॉर मेंबर, 25% फॉर पब्लिक, एंड गवर्नमेंट कंपनी में कितना आएगा 35%। क्लियर है क्या? ये जो नंबर्स है, ये जो लिमिटेशन है, ये आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, अगर आप चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड क्या बोलता है, पीरियड। तो किसी भी तरीके के डिपॉजिट का पीरियड क्या रहने वाला है बेटा, 6 टू मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो देखा होगा कि मिनिमम टाइम डिपॉजिट कितना रहता है सर 6 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ्स। 36 को 3 इयर्स भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। नेक्स्ट, नो डिमांड डिपॉजिट, एक बार पैसा दे दिया, अगर एक बार आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया, आपने एक बार डिपॉजिट से पैसा ले लिया, तो जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक आप उसका पैसा रिफंड नहीं करने वाले हो। नो डिमांड डिपॉजिट मतलब अगर मैंने आज ओम से पैसा लिया एज अ डिपॉजिट और ओम को मैंने कहा कि 6 महीने बाद पैसा दूंगा, तो 6 महीने के बाद की तारीख डाल के उसको मैं डिपॉजिट रिसिप्ट देने वाला हूं, तो उसका पैसा कब मिलेगा, 6 महीने बाद ही मिलेगा, बीच में उसको चाहिए तो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो नो डिमांड डिपॉजिट, नो डिमांड डिपॉजिट। फिर आता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड में। अगर आपका अनसिक्योर्ड मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, और अगर सिक्योर्ड है तो क्रिएट अ चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस। अगर सिक्योर्ड है तो बदले में आपने क्या गिरवी रखा वो 30 दिन के अंदर स्पेसिफाई हो जाना चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, डिपॉजिट अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा सर, एप्लीकेशन फॉर्म। इफ द, ठीक है, डिक्लेरेशन दैट द एप्लीकेंट हैज नॉट डिपॉजिटेड द मनी बाय बोरोइंग फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंपनी में डिपॉजिट रख रहे हो और ये डिपॉजिट का पैसा आपने कहीं से उधारी मांग के लाया है, किसी से बोरो करके लाया है, किसी से लोन लेकर आया है, बैंक से लोन लिया है ना, या फिर आपने कहीं रिलेटिव से लोन लिया है, किसी फ्रेंड से लोन लिया है और वो पैसा लाकर आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट में दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सर ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, कंपनी को तो वर मरे चेक करने, पंडित जी को दक्षिणा से काम होना चाहिए, कंपनी को तो पैसा चाहिए, हम तो पैसा दे रहे हैं। बट कंपनी चाहती है कि कल मान लो कि कोई रिलेटिव से आपने 3 लाख रुपया लाया और डिपॉजिट जमा किया, और वो रिलेटिव तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर नाच रहा है, तक दिन दिन कर रहा है, और वो 1 महीने के बाद आपके पास आया, बोला मेरे को मेरा 3 लाख रुपया चाहिए। तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास होता तो तुम रिलेटिव से उधारी लेते थे क्या, नहीं। अब आपको पैसा आपको लौटाना है तो आप क्या कर रहे हो, आके कंपनी के पास रो रहे हो कि मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। कंपनी ने क्लियरली कहा था अच्छा टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही पैसा मिलेगा, तो उसमें आपकी भी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमारे लिए भी क्रिएट हो सकती है, समझा। तो नो डिमांड डिपॉजिट इसलिए वो लिखवा के लेते हैं कि ये पैसा जो लाया वो आपने अपने खुद के सोर्सेस से लाया, किसी से बोरो नहीं किया, उधारी वगैरह लिया नहीं है। क्लियर है क्या, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, जॉइंट नेम। अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, अगर आप डिपॉजिट में डील करते हो तो आप उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों का नाम, यानी नॉट मोर देन 3, मतलब समझो मैंने अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, मैं डिपॉजिट होल्डर बन रहा हूं, तो मैं उस डिपॉजिट का जो अमाउंट होगा उसमें कम से कम 3 लोगों का नाम लिखा सकता हूँ, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का, 3 का जॉइंट अकाउंट बोलते हैं। वैसे डिपॉजिट जॉइंट नेम से भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल के नेम से तो किया ही जाता था, जॉइंट नेम 2 लोगों का भरोसा नहीं रहता है ना, तो जॉइंट नेम अलाउड है। उसके बाद नॉमिनेशन, नॉमिनेशन समझ में आता है, नॉमिनी, वारिसदार, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मैटर में, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मैटर में
हमेशा कहा जाता है कि आप अपना नॉमिनेशन जरूर लिखिए, अपना नॉमिनी जरूर लिखिए। क्यों पता है? इन केस अगर आप पागल हो जाते हो, डेथ हो जाती है या इंसैनिटी हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको चली जाएगी? आपके लीगल हायर को चली जाएगी। मर गया, अकाउंट में 50 लाख रुपया रखा है, चल बसे, अब वो 50 लाख रुपया निकाल कौन सकता है? कोई नहीं। अब अगर आपने नॉमिनेशन फाइल किया है तो वो 50 लाख रुपए के ऊपर एक्सेस किसको मिलेगा? मेरी वाइफ को मिलेगा। तो उसके लिए उसको डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो अकाउंट का नाम पूरे उसके खुद के नाम पे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। लेकिन अगर मैंने नॉमिनेशन ही नहीं फाइल किया है, मैंने नॉमिनी में नाम ही नहीं डाला है कभी किसी का, मेरे को भरोसा ही नहीं है किसी पे, तो गया ना 50 लाख रुपया, चपत हो गया। आप कैसे साबित करोगे? तो उसके लिए फिर बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ सकता है। इसलिए नॉमिनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप डिपॉजिट और एक्सेप्ट कर रहे हो? तो भाई साहब पहले आता है कंटेंट। क्या आता है बेटा? कंटेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होना चाहिए? तो पहला सर फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, हम सिक्योर्ड इशू कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड, उसकी जानकारी भी वहां पर होनी चाहिए। उसके बाद हमारी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कैसी है वो भी बताओ। हमारे डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन से? जैसे डिबेंचर ट्रस्टी होता था वैसे यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी होता है। ये लिंक होता है किसके बीच का सर? कंपनी और डिपॉजिट होल्डर का। यानी अगर कंपनी फ्यूचर में किसी भी तरीके की धोखाधड़ी करते हुए पाई गई तो ये डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करते हैं? हम कंपनी को कोर्ट में घसीट सकते हैं और आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करना चाहते हैं वो। फिर अमाउंट ड्यू टुवर्ड द डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, और उस इंफॉर्मेशन में लिखा जाएगा कि पुराना कुछ हिसाब किताब बाकी है क्या डिपॉजिट का, तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन की जाएगी। फिर फाइलिंग अ कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर विद आरओसी, आपने जो एडवर्टाइजमेंट है सर्कुलर रिलीज किया उसको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास क्या करने का? जमा करने का, विद द सिग्नेचर ऑफ ऑल डायरेक्टर, सारे से डायरेक्टर के सिग्नेचर के साथ। इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, फिर आपको क्या करना है सर? सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट को इश्यू करना है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। वैलिडिटी ऑफ द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, आपने जैसे सर्कुलर फाइल किया लोगों को सामने, तो कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा सर? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज इशूड और डेट ऑफ एजीएम व्हिचएवर इज अर्लियर। 6 महीने का टाइम पीरियड या एनुअल जनरल मीटिंग, दोनों में से जो पहले आएगा वही डेट यहाँ पर क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। आप क्या करोगे सर? डिपॉजिट ट्रस्टी को क्या करोगे? अपॉइंट। सर अभी बताया, मैंने बार बार बताया, डिपॉजिट ट्रस्टी कौन होता है? वो बंदा जो कंपनी और डिपॉजिट होल्डर के बीच का कनेक्शन होता है। कंपनी उनको इसीलिए अपॉइंट करती है ताकि डिपॉजिट होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके साथ किसी भी धोखाधड़ी ना हो, किसी भी तरीके का गैर समझ ना हो। इस वजह से वो क्या करते हैं सर? डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट देने के बाद 7 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर उनको अपॉइंट करना जरूरी है। उसके बाद क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट, कितने दिनों के अंदर? ये हमने पढ़ा था पॉइंट अभी, 30 डेज। कितने दिन के अंदर? 30 डेज। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब 30 दिनों के अंदर सर्कुलर इशू करने के बाद इशू इंश्योरेंस इज टू बी टेकन इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट इज अप टू 20,000। यानी अगर आपका अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट जोड़ के 20,000 के अंदर है, 20,000 अप टू 20,000 है, तो आपको इंश्योरेंस लेना क्या है सर? जरूरी है। समझा? कि मान लो अगर आपका पैसा डूब गया, किसी तरीके का मिस का कम्युनिकेशन हुआ या किसी तरीके का अनकंटीजेंसीज हुआ, तो इन दैट केस कंपनी को लॉस होता है, तो आपको कम से कम 20,000 रुपए तो रिटर्न में मिल सकता है। तो इंश्योरेंस लेना जरूरी है। फाइनेंशियल इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंश्योरेंस। फिर ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, मैंने अभी बताया क्राइसिल जैसी संस्था से आपको क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है कि आप समय समय पर क्या दे रहे हो सर? ड्यू पे कर रहे हो। अगर आप टाइम पे ड्यू पेड कर रहे हो तो जो क्राइसिल नाम की संस्था है या उसके जैसे बाकी के संस्था आपको अच्छे से अच्छा क्या देगी सर? क्रेडिट रेटिंग देती है। वो जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो AAA,
डबल ए, सिंगल ए भी ऐसे तरह की क्रेडिट रेटिंग देने की कोशिश करती है। समझा? ये नहीं कि 5 स्टार 4 स्टार देते, ऐसा नहीं है। ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, जैसे हम लोग डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट बनाते थे, क्या बनाते थे? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। वैसे डिपॉजिट समय समय पे पेमेंट दे पाए, इसलिए वो कौन सा अकाउंट बनाता है? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। हर साल, क्या बोला? एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल कंपनी हैज टू डिपॉजिट एटलीस्ट 15% of the amount of deposit maturing during the current year and following financial year can be used for the repayment of deposit। जैसा कि मैंने वहां पर भी बताया था, अगर आपको 1000 रुपया रिटर्न देना है और आपने सोचा कि कितने साल के लिए कर सकते हैं? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो आप क्या करो, हर बार 350 ऐसा कुछ ना कुछ रिजर्व क्या करो, साइड में रखो, ताकि 3 साल खत्म होने के बाद, मैच्योरिटी खत्म होने के बाद उसका पैसा इजीली क्या कर पाए आप? रिपे कर गए। एज अ सेविंग, एज अ रिजर्व आप उसको दे सकते हो। फिर आता है डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिनों के अंदर देना है सर? 21 डेज। फिर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स है उनका क्या बनाने का है? रजिस्टर बनाने का। उसमें उनका सारी डिटेल, सारी की सारी बेसिक डिटेल्स विथ डिपॉजिट रिसिप्ट मेंशन होनी चाहिए। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, आरओसी के पास ऑन और बिफोर 30 जून के अंदर रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। रिटर्न मतलब एक तरीके की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन कि हमने ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से की है, आपकी परमिशन है कि हमारे सारे डेटा क्या है? एक्यूरेट है, सारे के सारे डेटा क्या एकदम सही है, वो उसकी खाली कंफर्मेशन चाहिए। फिर इंटरेस्ट गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप क्या करोगे? उनका इंटरेस्ट पे करोगे। राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्या दिए सर? फेवरेबल, तो आप एज पर टर्म्स एंड कंडीशन आपकी कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी मीटिंग को बुलाना पड़ेगा। बिना मीटिंग को बुलाए चलने वाला नहीं है। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो, तो अब अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो आपको लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा आपने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद पनिशमेंट, अगर मान लो कोई ऑफिसर है, ठीक है, जो इस डिपॉजिट के मामले में किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन, मिस स्टेटमेंट या किसी तरीके का फ्रॉड करके पाया गया या कानून का उल्लंघन किया गया, तो इन दैट केस उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। पनिशमेंट में क्या है सर? जेल, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन, या दोनों। फाइन भी लग सकता है, जेल भी जा सकते हैं, या दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कॉन्ट्रावेंशन किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार अगर आप देखोगे तो ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? श्योर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो लेटर्स वगैरह है वो भी कर लेना, जो चैप्टर नंबर आपको 8 में देखने के लिए मिला है। ठीक है, हाँ है ना? इस चैप्टर्स को अच्छी तरीके से करना, क्योंकि भाई ये चैप्टर्स लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग आंसर आएगा उसकी बात, शॉर्ट आंसर आएगा उसकी बात अलग है, या इससे रिलेटेड जस्टिफाई देगा उसकी बात अलग है, या केस स्टडी देगा, वो तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए केस स्टडी में आता है। अगर आपने देखा हो तो केस स्टडी में दिया रहता है कि सो एंड सो बंदा है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, तो 3 क्वेश्चन दे दिया। कैन ही एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? तो नो, ही कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्यों? व्हाट इज द एलिजिबल कंपनी, व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, व्हाट इज पब्लिक एलिजिबल, अदर देन, वो सबकी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। समझा? तो ये सारे क्वेश्चन से, यानी जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट डिस्कस किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको केस स्टडी में पूछे जाएंगे। और 3 चीज अश्योरिटी के साथ समझो, ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक से आएगा, केस स्टडी टेक्स्ट बुक से आएगा। ये 2 चीजें तो टेक्स्ट बुक का ही होगा। ठीक है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का पूरा ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक से ही आएगा, एक्सरसाइज में जो मेंशन है उसी से आएगा, और दूसरा केस स्टडी से ही आएगा। केस स्टडी जो है वो टेक्स्ट बुक का ही आएगा, बाहर से केस स्टडी आने वाला नहीं है। एंड उसके बाद थर्ड, लेटर,
जो क्या क्वेश्चन जो एसपी में लेटर्स मेंशन है वो इंपॉर्टेंट लेटर्स है, जिसमें चैप्टर 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 में कोई भी 3 में से कोई भी 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, आपका काम वैसे ही हो जाने वाला है। ठीक है, लेटर राइटिंग में हमने कॉमन फॉर्मेट वगैरह ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बाकी के सिर्फ क्या टेबल वाली चीज है वो जो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफिकल्टी है क्या? श्योर? पक्का? चलो फटाफट